हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं यानी रुपेंद्र सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ साप्ताहिक समसामयिकी घटनाक्रम। ये आपको 20 फरवरी से 24 फरवरी तक का डेटा इसमें मिलेगा। और साथियों, जो भी ये डेटा है ये यूनिक डेटा है और यहाँ से क्वेश्चन आने की लगातार संभावनाएं रहती है। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ इस फ्री ऑनलाइन कोर्स में अपना करंट अफेयर्स का सेक्शन प्रिपेयर कर रहा है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इससे बाहर नहीं आएगा। स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों पार्ट मिला करके मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और साथियों, ये निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। देख लेना, जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे साथी मेरी वीडियो देखते हैं वे लगातार देखते रहे और उनको निश्चित तौर पर अपने जो टारगेट है उसे प्राप्त करने में ये निश्चित ही सहायक सिद्ध होगी। और चलिए, आज का हम अपना समसामयिक का ये सेशन है, इसको शुरू करते हैं। आज का पहला, और साथियों ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 20 फरवरी से 24 फरवरी तक का जो भी आज तक का जितना भी कंटेंट था सब इकट्ठा है, क्योंकि कई दिन से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप। WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप। तो तंबाकू छोड़ो ऐप WHO ने लॉन्च किया हाल ही में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। WHO के मुख्यालय के बारे में और WHO की स्थापना के बारे में। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र SEAR ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप लोगों को तंबाकू और धूम्रपान के उत्पादों को जब उसके प्रोडक्ट होते हैं छोड़ने में मदद करता है। WHO की 1 वर्षीय अभियान कमिट टू क्वाइट, तंबाकू छोड़ने के लिए जो ये अभियान है इसका क्या नाम है, कमिट टू क्वाइट के दौरान WHO SEAR की क्षेत्रीय निदेशक, ये इंडियन है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने यह ऐप लॉन्च किया है। और WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की नवीनतम तंबाकू नियंत्रण की पहल है, ये समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस प्रकार का पहला ऐप इसने लॉन्च किया है जो सभी तंबाकू उत्पादों को लक्षित करके उपयोगकर्ताओं को ट्रिगर्स की पहचान करने और लक्ष्य निर्धारित करने, अपनी लालसा को प्रतिबंधित करने और तंबाकू छोड़ने के लिए ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। पूरे विश्व में तंबाकू के कारण लगभग 8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल। तो ये समझ लीजिएगा कि तंबाकू कितना खतरनाक है आपके जीवन में। और साथियों, इसीलिए WHO ने इस तरह की लॉन्च ऐप की है, और जो ऐप है वो लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है जी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आयोजित किया डार्कथॉन 2022। अब ये देख लो नारकोटिक्स का NCB का क्या है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के हेतु उचित समाधान खोजने के लिए डार्क नेट के माध्यम से डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। NCB की यह पहल युवाओं तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने के उद्देश्य से रखती है ताकि डार्क नेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। तो जैसे इंटरनेट होता है, एक ऐसा ही डार्क नेट होता है। तो डार्क नेट में क्या है, एक 2 नंबर के जो काम होते हैं, इसमें 2 नंबर अवैध कारोबार होता है। तो अवैध कारोबार करने का एक प्लेटफॉर्म है डार्क नेट। और डार्क नेट जैसे इंटरनेट होता है तो इलीगल लोगों का समूह है और उनका डेटा कलेक्शन है, इसी तरीके से ये समझ लीजिएगा। तो ऐसी एजेंसी ने शुरुआत में ही एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस किए जा रहे नेटवर्क पर काम कर रहे ड्रग्स पेडलर्स के 3 समूह को तोड़ दिया, जो कि उपयोगकर्ताओं की गुमनामी को सक्षम बनाता है। तो अब डार्कथॉन 2022 के बारे में पढ़ेंगे। डार्कथॉन 2022 में प्रथम विजेता को 2.5 लाख रुपए और उप विजेता को 2 लाख रुपए, तीसरे विजेता को 1.5 लाख रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। एजेंसी इस डार्कथॉन में हिस्सा ले रहे कर्मठ लोगों को भी सांत्वना पुरस्कार देगी। सांत्वना पुरस्कार के लिए चौथे एवं 5वें स्थान को चुना गया है, जिसके तहत 25,000 रुपये
मिलेंगे। डाकथान एक तरह की ये मान लो प्रतियोगिता है, जो मतलब इस तरह के प्रयास होंगे या इस तरह की तकनीकी पर काम करेंगे और अपना प्रोजेक्ट देंगे जिससे कि डार्क नेट को तोड़ने में मदद मिले एनसीबी को। तो उसके लिए ये एक डाकथान है 2022 जिसको नाम दिया गया है एनसीबी के द्वारा, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें देश की प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयन की नियुक्ति। ये इम्पोर्टेंट है, देश की प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, रेगुलेटरी अथॉरिटी मान लो इसको, इसमें इसकी नियुक्ति की गई है पहली बार। तो कैसे, भारत में 26/11 आतंकी हमले के बाद समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में देश में लगातार प्रयास रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल, इनका नाम है जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इनका नाम है जी अशोक कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी अशोक कुमार का नोट कर लो अपने कॉपी में और अपने नोट्स में। चलिए नेक्स्ट है जी, अब जी अशोक कुमार के बारे में। वर्ष 2019 में जी अशोक कुमार ने देश के 45वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। जुलाई 2021 तक सेवा की। अब देश के पहले एनएमएससी के रूप में सेवा देंगे, ये समझ लेंगे बस, ठीक है। और नेक्स्ट है जी सोयल हेल्थ कार्ड डे 2022, मृदा कार्ड दिवस है जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत इसका शुभारंभ किया गया। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रतिवर्ष के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 19 फरवरी को इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। इस अवसर पर योजना के लाभों के बारे में जो है जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है 19 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने की। नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की थी। और ये इम्पोर्टेंट है जी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लॉन्च की गई? 19 फरवरी 2015 को। इसके बाद में फिर 19 फरवरी 2020 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, SHC योजना को मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को मूल्यांकन करता है, ठीक है जी। ये देखता है, एक कार्ड बना दिया जाता है। आप कुछ समयांतराल के बाद में अपनी मिट्टी को ले जा करके लैब में परीक्षण कराएंगे तो उसका स्वास्थ्य बताएंगे कि इसमें किस तत्व की कमी है और किस तत्व की अधिकता है। उसी के अनुसार आपको कौन सा खाद उसमें यूज करना है, ठीक है ना, जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बनाए रखें, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कारण उर्वरक के उपयोग में 10% की कमी और उत्पादकता में 5 से 6% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। अब पेंगोलिन के बारे में पढ़ेंगे। पेंगोलिन क्या है, ठीक है। यह स्केल से ढका एकमात्र स्तनीय जंतु है। पेंगोलिन के बारे में, यह आत्मरक्षा के लिए खुद को हेजहॉग की तरह गेंदों में घुमाता है, ठीक है। इसकी जीभ 40 सेंटीमीटर लंबी है। पेंगोलिन की जीभ 40 सेंटीमीटर। यह एक स्तनपायी नाम का मलय शब्द पेंगोलिन से लिया गया है। और पेंगोलिन का अर्थ कुछ ऐसा है जो कि जिसका अर्थ होता है पेंगोलिन का लुढ़कता हुआ। पेंगोलिन के मांस और हड्डी की चाह में विश्व में सबसे अधिक तस्करी करने वाला स्तनपायी जंतु है पेंगोलिन। और इसकी तस्करी जो है पिछले कुछ समय से बढ़ी है, जिसके संबंध में इसको करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सरकार ने द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी। ये इंपॉर्टेंट है जी, सरकार ने द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक नई योजना को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए इसे लॉन्च किया है। इस योजना में उद्योग का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं को आपस में जोड़ना है। तो देश में सरकार ने देश में वयस्क शिक्षा शब्द के लिए सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है, ठीक है ना। इस योजना के बारे में, इस योजना का वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए कुल परिव्यय जो है 1037.90
करोड़ रुपया है। इसमें केंद्र सरकार कितने देगा? केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ और राज्य सरकार की तरफ से 337.90 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति वर्ष 15 वर्ष से अधिक के लोगों को कवर किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इस आयु वर्ग में निरक्षरों की संख्या 25.76 करोड़ है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया कि परामर्श 2022 देश की सबसे बड़ी कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, परामर्श 2022। तो ये इसके बारे में जरूर देख लेना कि ये कहाँ आयोजित की गई। परामर्श 2022 क्या है? जो कैरियर काउंसलिंग के संबंध में ना सबसे बड़ी वर्कशॉप है, एक सेमिनार है, वेबिनार है, ये समझ लेंगे कि इसमें क्या है। हाल ही में संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 कैरियर वर्क्स कार्यशाला लॉन्च किया है। देश की सबसे बड़ी इस कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप में बीकानेर जिले के 1000 से अधिक स्कूलों के 1 लाख छात्रों ने भाग लिया। इनमें अधिकतर छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे। और परामर्श कार्यशाला का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा संस्थान NICS और एडो माइलस्टोन नामक एक शैक्षिक स्टार्टअप की मदद से किया गया था। इसमें राजस्थान के शिक्षा निदेशालय ने भी सहयोग प्रदान किया गया था। परामर्श 2022 क्या है? एक वर्कशॉप है कैरियर काउंसलिंग से संबंधित, बीकानेर में आयोजित की गई राजस्थान में, और इसमें लगभग 1000 स्कूलों के 1 लाख बच्चों ने भाग लिया, ये समझ लीजिएगा। और इसको आयोजित कराने में मेन भूमिका किसकी थी? ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो हमारा है उसकी मुख्य भूमिका थी। और एक एडू माइलस्टोन नामक शैक्षिक स्टार्टअप था, उसकी मदद से इन्होंने इसको का आयोजन किया कार्यशाला का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी कि वगामो में बनेगा केरल का पहला कारवा पार्क। ठीक है जी, वगामो में बनेगा केरल का पहला कारवा पार्क। इडुक्की जिले में स्थित सुंदर हिल स्टेशन वगामो में केरल का पहला कारवा पार्क बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत इस पार्क को यात्री भ्रमण के लिए खोला जाएगा। इसे छुट्टियों के समय सुरक्षित क्षेत्र के रूप में पेश किया जाएगा। कारवा पार्क में आरामदायक प्रवास करने हेतु सोफा कम बेड, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन के साथ किचन, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट, क्यूबिकल, एयर कंडीशनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो की सुविधाएं ये दी जाएगी। चार्जिंग सिस्टम, GPS सभी आवश्यक सुविधाएं होगी। कोरोना महामारी के बाद पूरे विश्व में पर्यटकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से केरल राज्य सरकार ने कारवा पर्यटन नीति की घोषणा की थी। यह पर्यटकों को सुरक्षित, बेहतरीन और प्रकृति के समीप यात्रा का अनुभव देने का वादा करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी आपका कि शाहरुख खान बने गेमिंग कंपनी A23 के ब्रांड एम्बेसडर। ये इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान बने गेमिंग कंपनी A23 के ब्रांड एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी A23 हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाली गेमिंग एप्लीकेशन ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। A23 द्वारा शुरू अपनी तरह की पहली जिम्मेदार गेमिंग अभियान चलो साथ खेले में शाहरुख खान शामिल होंगे। इसमें A23 के सभी मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हो गया आपका कैरम, हो गया फैंटेसी, स्पोर्ट पूल, ये हो गए ना, रम्मी, ये सारे हो गए। तो शाहरुख कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत के लोगों के बीच ब्रांड को ऊंचा करने हेतु समर्थन करेंगे, जो जीतने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गेमिंग समिति के अनुसार पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट मार्केट है और यहाँ लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा यूजर है फैंटेसी स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं। नेक्स्ट है जी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसको देख लीजिएगा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में
जागरूकता, संस्कृति विविधता, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। दिनांक 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी और वर्ष 2020 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के रफीकुल इस्लाम द्वारा दिया गया था। बांग्लादेश में यह दिन बांग्ला भाषा के अस्तित्व को बनाए रखने की वर्षगांठ के रूप में वर्ष 1952 से मनाया जाता है। कौन सा वाला? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश से स्टार्टिंग हुई थी, 1952 से वहाँ पे मनाया जा रहा है बांग्ला भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। और 17 नवंबर 1999 से यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी और 2020 में यह पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए, वर्ष 2022 में के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम जरूर याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर, हिंदी में इसको ये कहेंगे। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और थीम के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर, ये इसकी थीम है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 से 2032 के दशक को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। 2022 से 32 के स्वदेशी भाषाओं का दशक के रूप में मनाया, डिकेड के रूप में। ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं 93.71% लोगों की मातृभाषा है। भारत प्राचीन समय से बहुभाषी देश रहा है, लेकिन अब यह संस्कृति भी खतरे में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह बोलेंगे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी, परित्याग की समस्या का सामना करना है। ठीक है। इस वर्ष यह दिवस अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी और इसकी थीम इस साल की अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की थीम के साथ मनाया गया। सामाजिक न्याय हेतु लैंगिक समानता, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासियों के लिए अधिकारों की सुरक्षा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लोगों को लिंग, आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े। दिनांक 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की मंजूरी दी थी। कब से मनाया जा रहा है? 26 नवंबर 2007 को मंजूरी दी थी और पहली बार मनाया गया था। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2009 में, यानी 2007 में मंजूरी हुई, 26 नवंबर को 2009 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 20 फरवरी को। हर वर्ष 20 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। दिवस का नाम है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ये इसकी थीम थी इस वर्ष की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। तो एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस संयंत्र का कुल क्षमता 550 मीट्रिक टन है और यह 96% शुद्ध मीथेन गैस के साथ सीएनजी का उत्पादन करता है। यह कैलोरी मान में सुधार करने के साथ साथ बायो सीएनजी की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। यह हर साल 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करेगा। इंदौर का नाम देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में आता है, ये इंपॉर्टेंट है।
यह बायो सीएनजी प्लांट स्वच्छता में एक और उच्च मानक स्थापित करेगा। इस बायो सीएनजी प्लांट को 100% गीले कचरे से संचालित किया जाएगा। इससे प्रतिदिन 18,000 किलोग्राम गैस का उत्पादन का लक्ष्य है। इंदौर नगर निगम के अनुसार इस बायो सीएनजी से शहर में रोजाना करीब 400 बसें चलाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है जी, ये इंपॉर्टेंट है, वो हो जाए डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो 2022 इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 दिनांक 10 मार्च से 13 मार्च 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। तो पिछला लखनऊ में हुआ था और अब की बार कहाँ होगा? गांधीनगर में होगा। इससे देश के घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा यह द्विवार्षिक इवेंट दिखाएगा कि 2 साल में एक बार आता है। इससे पहला कब मनाया गया था? 2020 में लखनऊ में। सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों ने घरेलू खिलाड़ियों की भागीदारियों, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, यानी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ियों का मतलब खिलाड़ी नहीं है, क्या है? डोमेस्टिक जो प्लेयर्स, घरेलू खिलाड़ी का मतलब है जो घरेलू कंपनियां हैं हमारी यहाँ की भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित किया है। डेप एक्सपो का आयोजन, डिफेंस एक्सपो का आयोजन वर्ष 1996 से किया जा रहा है। इस वर्ष का इवेंट अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि इसमें 900 से अधिक प्रदर्शक शामिल हो गए। इसमें 800 प्रदर्शक भारत से है, जबकि अन्य 100 प्रदर्शक 55 देशों से है। इस इवेंट का आयोजन 1 लाख वर्ग मीटर के एक प्रदर्शनी स्थल पर किया जाएगा। इस वर्ष डिफेंस एक्सपो की थीम होगी, जरूर याद कर लेना, डिफेंस एक्सपो की थीम क्या होगी? सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, यानी भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल, इसके ऊपर ही इस डिफेंस एक्सपो की थीम होने वाली है। एक्सपो के लिए मुख्य संदेश है पार्ट टू प्राइड। मैसेज क्या है इसका? मोटो क्या है? पार्ट टू प्राइड। इसको नोट कर लेंगे, पार्ट टू प्राइड इसका मोटो है। नेक्स्ट है जी, ऊपरी भद्रा परियोजना को प्राप्त हुआ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। ये इंपॉर्टेंट है कि किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त हुआ? ऊपरी भद्रा परियोजना को। नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाल ही में दिनांक 16 फरवरी 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, एक क्वेश्चन तो ये होगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई ने यह सुनिश्चित किया कि केंद्र सरकार ने ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक की यह पहली परियोजना बन गई है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी इससे पहले कोई भी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त परियोजना वहां पर नहीं थी। इस दर्जे से मध्य कर्नाटक की सिंचाई परिदृश्य को बदलने में मदद मिलेगी। इसके तहत राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। नेक्स्ट देख लो इसके बारे में, ऊपरी भद्रा परियोजना के बारे में। इस परियोजना को चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से 2,25,515 हेक्टेयर सिंचाई के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य खरीफ के मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के संचालन में है। चित्रदुर्ग एवं तुमकुरु शाखा नहरों के माध्यम से यह परियोजना 3 जिलों में सूखा प्रवण तालुकों के तहत 367 टैंकों को भरेगी। ठीक है जी, और यह है ऊपरी भद्रा परियोजना के बारे में जानकारी हमने आपको दी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। मेरी पॉलिसी, माई पॉलिसी माई हैंड कैंपेन, है ना। तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, किसने जारी की? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आगामी खरीफ के सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश के साथ मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की घोषणा की। यह डोर स्टेप अभियान सभी किसानों को उनके भूमि रिकॉर्ड पॉलिसी और PMFBY के दावे, यानी जो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका नाम तो है PMFBY, के दावे और शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने के लिए शुरू किया गया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाओं की से फसल की क्षति की भरपाई हेतु किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2016 में यह योजना लॉन्च की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है जी, कब लॉन्च की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है कि कब लॉन्च की गई थी? 4 फरवरी 2016 को। ठीक है जी, ये लॉन्च की गई थी।
दिनांक 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के माध्यम से 36 मिलियन से अधिक किसान आवेदकों का बीमा किया गया है, जिसमें 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। इस योजना में पंजीकृत किसानों में से 85% छोटे एवं सीमांत किसान हैं। नेक्स्ट है जी, केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लॉन्च। हाल ही में ये है जी, केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, ये लॉन्च किया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागरिकों के लिए तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने हेतु दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एवं शस्त्र ऐप लॉन्च किया। अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं वाला यह स्मार्ट कार्ड ले जाने और संभालने में आसान रहेगा। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस के बारे में दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट ने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को मौजूदा बल्कि आर्म्स लाइसेंस बुकलेट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया है। दिल्ली पुलिस बल को यह सेवा शुरू करने वाला देश का पहला पुलिस बल है और धारकों के डेटा का सत्यापन के बाद आर्म्स लाइसेंस को सदन में छापा जाएगा। शस्त्र मोबाइल के बारे में है कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्ड को दिल्ली पुलिस की बीट बुक के साथ भी जोड़ा गया है। यह ऐप प्रतिदिन यादृच्छिक जांच के दौरान किसी भी समय हथियार लाइसेंस धारक की साख की पहचान करने में अधिकारियों की मदद करेगा। नेक्स्ट है जी, IOC ने देश भर में स्थापित की 1000 EV चार्जिंग स्टेशन। जो इलेक्ट्रिक वाहन है ना, उनका चार्जिंग स्टेशन IOC ने स्थापित किया। यानी ये अलग ही फील्ड बनता जा रहा है। अब ज़्यादातर वाहन जो है इलेक्ट्रिक के आ जाएंगे, तो पेट्रोल की कंपनी है लेकिन क्या कर रही है, 1000 EV चार्जिंग स्टेशन इसने स्थापित किए हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में दिनांक 18 फरवरी 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने अपने द्वारा देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन EVCS स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने की पुष्टि की है। 1000 से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट्स की सफल तैनाती के साथ ही इसने भारत में EV क्रांति को सक्षम करने में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। भारत सरकार निगम ने वर्ष 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपना पहला EV चार्जर स्थापित किया था। वर्तमान तक इस कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 500 शहरों में चार्जिंग पॉइंट मौजूद है। इतना ही नहीं, संगठन ने अगले 3 वर्षों में 1000 ईंधन स्टेशनों पर, किसने, भारत सरकार निगम ने, ठीक है जी, 1000 ईंधन स्टेशनों पर EV चार्जिंग स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है जी, प्रोजेक्ट आरोहण। तो प्रोजेक्ट आरोहण देख लो। छात्रों के पूर्ण विकास के लिए असम सरकार 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यह कार्यक्रम छात्रों को मार्गदर्शन करने के साथ ही उनके कौशल को सुधारने के लिए है। इसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण, जो टाटा ग्रुप के सहयोग से संचालित होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने टाटा स्ट्राइव के CEO अनीता राजन से इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा ग्रुप से सहयोग की मांग की है। अब टाटा स्ट्राइव के बारे में पढ़ेंगे। तो यह टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट TCIT की पहल है, जो वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं प्रौद्योगिकी कार्यप्रणाली और शिक्षा शास्त्र में नवाचारों के माध्यम से कौशल प्रदान कर रही है। इसने वित्त वर्ष 2017-18 में टाटा ट्रस्ट के मूल प्रमुख के तहत काम करना शुरू किया था, जो टाटा समूह की सरलीकरण, तालमेल और पैमाने की रणनीति के परिणाम स्वरूप किया गया था। वर्ष 2014 से लगभग 6 लाख से अधिक लोगों ने टाटा स्ट्राइव के लाभ का अनुभव किया है। अब ताज महोत्सव 2022, ये भी इम्पोर्टेंट है, ताज महोत्सव 2022। तो ताज महोत्सव 2022 देख लीजिएगा। ताज महोत्सव 2022 ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित शिल्पग्राम में दिनांक 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक किया जाएगा, जो पहले की 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाने वाला था। यानी 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन अब इसका टाइमिंग और डेट बदल दिया गया है। यानी 20 मार्च से 29 मार्च 2022 के तहत के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा ताज महोत्सव का, आगरा के शिल्पग्राम में। तो शिल्पग्राम
हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जो ताजमहल के लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। कला, शिल्प, भोजन, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध इस 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सर्दियों में और बसंत के बीच में आगरा में किया जाता है। महोत्सव की शुरुआत 1992 में की गई थी और वर्ष देखो जैसे डिफेंस एक्सपो 1996 में मनाया जा रहा है, ताज महोत्सव 1992 में मनाया जा रहा है, ये देख लीजिएगा। वर्ष 2022 के लिए यह उत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज की रंग थीम के साथ मनाया गया। ताज थीम क्या है? थीम है इसकी आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये थीम है, ठीक है, 2022 के लिए। ताज महोत्सव को आयोजित करने का उद्देश्य शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करना और उनके विभिन्न कौशल को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करना है। नेक्स्ट है जी विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे। प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स तथा अन्य गर्ल समूह द्वारा विश्व में लड़कियों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस, इसकी थीम क्या थी ये देख लेंगे। तो थीम है अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। अवर वर्ल्ड यानी लड़कियों को के लिए मनाया जाता है, ये समझ लीजिएगा। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग दिवस 22 फरवरी को। और ये क्या है? गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड, अन्य गर्ल समूह द्वारा मनाया जाता है। विश्व में लड़कियों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और उन्हें उचित मार्गदर्शन कराने के उद्देश्य से इस वर्ष इसकी थीम थी अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर, ये थीम थी। इस दिवस की शुरुआत 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप एडिथ मैसी, वर्तमान एडिथ मैसी सम्मेलन केंद्र के गर्ल स्काउट में आयोजित चौथे गर्ल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने इस तरह के दिवस मनाने पर प्रकाश डाला। प्रतिनिधियों ने इस दिवस के लिए 22 फरवरी का चयन किया क्योंकि यह दिनांक बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड बैडेन पावल और उनकी पत्नी तथा वर्ल्ड चीफ गाइड लेडी ओलेव बैडेन पावल के जन्मदिन को चिन्हित करती है। 22 फरवरी वर्ष 1999 में आयोजित 30वें विश्व सम्मेलन में इस दिन को थिंकिंग डे से वर्ल्ड थिंकिंग डे में बदल दिया गया। 1999 से वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी विश्व चिंतन दिवस मनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिनांक 20 फरवरी से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में किया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर के तहत इस वर्ष के समारोह में 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो के मैराथन का भी आयोजन किया। इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना। संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिला प्रशासन छतरपुर के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के संयुक्त प्रयास से नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में मंदिर परिसर में। अब बात करेंगे हम अपने करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो हमने एक क्लास की है और इससे पहले ही क्लास की है। तो उसमें जो हमने आपको करंट अफेयर्स कराई है ये उसी से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी है और यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व पेंगोलिन दिवस इस वर्ष कब मनाया गया? तो विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया 19 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को। प्रतिवर्ष यह दिवस फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन के संरक्षण के प्रयासों को और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इन अद्वितीय स्तनधारियों की संख्या तेजी से एशिया और अफ्रीका में घट रही है क्योंकि सबसे ज्यादा इसका तस्करी की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने से स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो शिक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। ठीक है जी, अभी कराया था। शिक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की योजना और इसमें वयस्क शिक्षा मैन है और वयस्क शिक्षा के बारे में बता दिया कि शिक्षा के सभी पहलुओं के लिए पहलुओं को जोड़ करके अब एक ही शब्द लिया गया शिक्षा। ठीक है।
और नेक्स्ट है कि हाल ही में देश में आयोजित सबसे बड़ी कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप का क्या नाम है? तो परामर्श 2022 राजस्थान के बीकानेर में आयोजित की गई थी और रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के सहयोग से ये एक फर्म है जिसका नाम है एडू माइलस्टोन, इस स्टार्टअप की मदद से इसको आयोजित किया गया जिसमें 1 लाख बच्चों ने भाग लिया। नेक्स्ट है केरल का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा? इडुक्की जिले में, केरल के। और एक सुंदर हिल स्टेशन वागामो में राज्य का पहला कारवा पार्क बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, गेमिंग कंपनी A23 ने किस बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। अभी मैंने बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाली गेमिंग एप्लीकेशन ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसका बयान है चलो साथ खेले, चलो साथ खेले। और इसमें कौन कौन से आगे प्लेटफॉर्म? कैरम, फैंटेसी, स्पोर्ट, पूल, रमी, ये सारे प्रदर्शित होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको कराया था, WHO ने इसको लॉन्च किया है, इसके बारे में मैंने बता दिया था, दोबारा नहीं बताएंगे। हाल ही में किस एजेंसी ने डार्क नेट के माध्यम से डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो NCB ने किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और इसमें इनाम भी इसने रखा है। ठीक है, और 2.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से 1.5 लाख, इस प्रकार से 3 इनाम रखे हैं। और चौथे 5वें के लिए सांत्वना पुरस्कार 25-25 हज़ार के NCB की तरफ से। देश की प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का नाम क्या है? जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार नौसेना उप प्रमुख थे पहले, अब ये सेवा देंगे एज ए पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 फरवरी को मनाया जाता है मृदा, और कब से? 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, फीफा क्लब विश्व कप 2021 का चैंपियन कौन था? तो चेल्सिया ने 2021 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में ब्राजील के क्लब पाल्मियर्स को 2-1 से हराया और पहली बार यह कप अपने नाम किया। अबू धाबी में इसको आयोजित किया गया था मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में। नेक्स्ट है जी, गुरु रविदास जयंती कब मनाएगी? 16 फरवरी को मनाएगी, आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC ने ये योजना स्टार्ट की है कुनस्योम के नाम से विकलांग व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? यस बैंक ने। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक ने शुरू किया है और ये कृषि क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके प्रबंध निदेशक श्री शिव सुब्रमण्यम रमन ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन मछली के सल्क से कृत्रिम आभूषण और 100 पीस बनाने का कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ये बंगाल में किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 2022 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया? तो US तथा बांग्लादेश के बीच में। US तथा बांग्लादेश के बीच में यह है संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में ये है, और इसका है ढाका सिलट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। गंगा नदी पर लंबे रेल शहर सड़क पुल का निर्माण किस हाईवे पर किया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 333B पर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, और ये है मुंगेर क्षेत्र बिहार में हस्त निर्मित कालीनों एवं प्रमाणीकरण एवं लेबलिंग के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने QR कोड आधारित सिस्टम लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, महामारी से संबंधित बिल गेट्स की नई पुस्तक का क्या नाम है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, यानी अगली महामारी से कैसा बचा जा सके, इस पर इन्होंने ये किताब लिखी है बिल गेट्स ने। इनकी किताब का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। नेक्स्ट है जी, हाल ही में एयर इंडिया के MD CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है इल्कर आईसी, और टाटा ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया था एयर इंडिया का, और इसके CEO बनाए गए हैं इल्कर आईसी, और ये पहले टर्किश एयरवेज में पर MD रहे हैं, MD और CEO वहाँ पर
वर्क किया है उसको नुकसान से फायदे में लेकर आए थे। इसी वजह से इनके अनुभव को देखते हुए इल्कर राइसी को नियुक्त किया गया टाटा ग्रुप के द्वारा। हाल ही में किस सेंट्रल जेल ने अपना एफएम रेडियो शुरू किया है? तो ये आपकी सेंट्रल जेल है इंदौर। इसने अपना कैदियों के माध्यम से ही जेलवाणी नाम से एफएम स्टेशन अपना स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2002 से इसकी शुरुआत की गई अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की, और यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 फरवरी को। नेक्स्ट है जी, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी है? डाबर इंडिया, जिसका च्यवनप्राश आप लोग खाते हैं डाबर का, तो वही है जिसकी पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, जो कि प्लास्टिक वेस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की सबसे पहली कुश्ती अकादमी स्थापना की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो रेलवे मंत्रालय ने की है, और ये रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा हर स्तर की शामिल होगी। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसे TTFI के प्रशासकों की समिति का बतौर अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह है जी गीता मित्तल। TTFI का पूरा नाम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके प्रशासक समिति बनाई है और उसकी हेड इनको नियुक्त किया गया है गीता मित्तल को, और इसका मुख्यालय है TTFI का नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है। देश में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण हेतु किस कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है? तो भारतीय खनन कंपनी वेदांता ने, इसने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ में समझौता किया है साथियों। नेक्स्ट है, और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन। जिसने पूरी वीडियो देखोगे तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे एज इट इज। और क्या नाम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे और हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। आज के सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नए कंटेंट के साथ में।